अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ को, कि ऐसे कौन कौन से मराहल होते हैं जिनसे गुजरने के बाद एक ट्रीटी जो है वो अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार करती है या फिर अपनी मुकम्मल शक्ल में आ जाती है। इनमें से हमारे पास जो है मिस्टर स्टार्क ने इन 8 स्टेप्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है असाइनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एक किस्म का नुमाइंदा होता है या फिर जो कि एक स्टेट को किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर, किसी मीटिंग में जाकर, जहाँ पर ट्रीटी कंक्लूड होनी होती है वहाँ पर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो एक स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को असाइन करती है कि भाई ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी ये लिमिटेड या कुछ अनलिमिटेड पावर्स होती हैं जो कि डिस्क्राइब की जाती हैं बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए। फिर उसके बाद जब वो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो वहाँ पर फिर मरहला दूसरा स्टार्ट होता है नेगोशिएशंस का। आपस में वो जो सारी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं वो आपस में मिल बैठ कर जो है नेगोशिएशंस करते हैं, आपस में तबसरा करते हैं किसी भी एक लीगल पॉइंट या इशू जिसके ऊपर वो ट्रीटी कंक्लूड करना चाह रहे हैं। नेगोशिएशन के बाद हमारे पास जब एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की शक्ल वजूद में आ जाती है या फिर जब ये खाका तैयार हो जाता है ट्रीटी का, तो फिर स्टेज आता है उस पर सिग्नेचर करने का। सिग्नेचर एक किस्म की प्रिलिमिनरी इंडोर्समेंट होती है, एक किस्म की अश्योरेंस होती है जो कि स्टेट देती है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं कि हाँ हमारी स्टेट जो है इस ट्रीटी को जो है वो कंसिडर करेगी। तो यहाँ पर फिर दो डिफरेंट व्यूज़ आए थे जो कि स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मोनिस्टिक स्टेट्स होती हैं जो कि कहती हैं कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ एक ही चीज़ है, और जैसे ही ट्रीटी कंक्लूड होती है मोनिस्टिक व्यू के मुताबिक वो जो है डोमेस्टिक लॉ का हिस्सा बन जाती है, उसकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन जो डोलिस्टिक होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ अपने अपने फ्रेमवर्क में काम कर रहे होते हैं। तो एक ट्रीटी जब साइन कर दी उसके बाद जो है उसका कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न ऑर्गन से, जो एक एम्पावर्ड ऑर्गन है अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, उससे जो है उसका रेटिफाई होना लाजमी होता है। तो सिग्नेचर जब खाका तैयार हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है, अगर तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन उसको साइन किया है तो ये स्टेप भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर उसने जो है सिग्नेचर किया है इस तरीके से कि वो सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन नहीं था, डायरेक्ट उसके म्यूनसिपल लॉ में अडॉप्ट हो गया, तो वहाँ पर रेटिफिकेशन का स्टेप हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर तो रेटिफिकेशन का स्टेप आ रहा है, रेटिफिकेशन से मुराद ये होता है कि एक काम जो कि ऑलरेडी हो चुका है उसको बाद में कि जिसके बिहाफ पर ये काम किया गया है वो बंदा या वो अथॉरिटी जो है उसे रिकग्नाइज़ करे, उसे एक्नॉलेज करे कि हाँ ये काम मेरे बिहाफ पर किया गया था। तो जब रिप्रेजेंटेटिव जो है सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन सिग्नेचर करके आ जाते हैं तो उसके बाद जो अंडर द लॉ ऑफ द लैंड वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है या कोई दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है। तो उन जिनके पास भी अंडर लॉ ऑफ द लैंड पावर होती है वो उसको क्या करती है, रेटिफाई करते हैं, एक्नॉलेज करती हैं कि हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने जिस ट्रीटी पर साइन किया है उसको हम रेटिफाई करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि ये काम हमारे बिहाफ पर एक्चुअल में किया गया था। जब रेटिफिकेशन हो जाती है फिर उसके बाद हमारे पास 5th स्टेप आता है एक्सेशन एंड एडिशन। अब इस स्टेप को समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो इस तरीके से कि जब ट्रीटीज़ फॉर्म हो रही होती हैं तो उसमें दो किस्म की स्टेट्स होती हैं। एक वो स्टेट जो कि ओरिजिनल स्टेट्स होती हैं, ओरिजिनल स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जो कि बाकायदा नेगोशिएशंस में साथ ही जिन्होंने तबसरे में जो नेगोशिएशन हो रही है उसमें अपना पार्ट प्ले किया। दूसरी स्टेट होती हैं थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट वो जो कि ओरिजिनल स्टेट के अलावा होती हैं। तो जब थर्ड स्टेट्स जो होती हैं वो ट्रीटी कंक्लूड होने के बाद, ट्रीटी जब नेगोशिएशन होगी, सिग्नेचर होगी, रेटिफिकेशन हो गया, तो वो ओपन होती है कि दूसरी स्टेट को इनवाइट किया जाता है कि आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। तो अगर वो स्टेट्स जो हैं, जो थर्ड स्टेट्स होती हैं, वो आती हैं और वो उसमें ट्रीटी में शामिल होना चाहती हैं, उससे पार्टी बनना चाहती हैं, तो वो एक्सेशन या एडिशन के ज़रिए बनेंगी। एक्सेशन में इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सेशन अगर के ज़रिए एक ट्रीटी का हिस्सा बनती है कोई थर्ड स्टेट तो वो ट्रीटी को एज अ होल रेटिफाई करती है। एडिशन में ये होता है कि कुछ सर्टेन प्रोविजंस को जो है वो लोग रेटिफाई करते हैं कि भाई हम इन चीज़ों को मानेंगे, बाकी चीज़ों को हम नहीं मानेंगे, इनमें सिर्फ इतना फ़र्क है। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है इन्फोर्समेंट। अक्सर ट्रीटीज़ हमारे पास कुछ ऐसी होती है जैसे कि बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं, वो कि चूँकि दो स्टेट्स के दरमियान होती हैं, तो वो तो जैसे ही उन्होंने रेटिफिकेशन की तो उसके बाद जो है वो इन्फोर्स हो जाती हैं। लेकिन कुछ जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ होती हैं वो ये रिक्वायर करती हैं कि रिक्विज़ाइट नंबर ऑफ़ स्टेट जो हैं वो जब तक इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं कर लेते तब तक जो है ये ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स नहीं होगी, ये इट विल नॉट कम इनटू अ फोर्स। तो उसके लिए अगर बायलैटरल ट्रीटी है वो एकदम जैसे ही रेटिफिकेशन हुई, सिग्नेचर हुए, वो इन्फोर्स हो जाती है। लेकिन जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ होती हैं जो कि सब्जेक्ट टू रिक्विज़ाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं, तो जब तक जो है उतनी स्टेट 60, 80, 100 या जितनी स्टेट्स जो कि उन्होंने प्रोविज़न एक दिया हुआ है वो इन ट्रीटीज़ को रेटिफाई नहीं कर ली थी तब तक उनकी इन्फोर्समेंट नहीं होती।
पहले हमारे पास क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन लाजमी नहीं होती थी, जो एंसेंट इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं। फिर उसमें क्या होता था कि मल्टीप्लिकेशन आ जाती थी ट्रीटीज़ की, तो उससे ये होता था कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एक ट्रीटी की हुई है, इंडिया जाकर किसी और मुल्क से ट्रीटी कर लेता, उन ट्रीटीज़ के जब प्रोविजंस आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे होते थे तो वहाँ पर थोड़े मसाइल पैदा हो जाते थे, मतलब सीक्रेसी ऑफ ट्रीटीज़ वहाँ पर होती थी। तो इस वजह से जो है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन को जो है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर लाजिम करार दे दिया गया, और ये होता है अंडर आर्टिकल 102 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के। जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं यूएनओ की, वो किसी भी ट्रीटी को जब कंक्लूड करेंगी तो उन्होंने जो है उसको रजिस्टर और पब्लिश करवाना होता है, और अगर वो इसको रजिस्टर और पब्लिश नहीं करवाएंगे तो ऐसी सूरत में वो ट्रीटी कल को किसी भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के सामने इन्वोक नहीं की जा सकती, वो ऑर्गन आईसीजे हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या दूसरा ऑर्गन हो। फिर उसके बाद जो है फाइनल स्टेप जो हमारे पास यहाँ पर होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू म्युनिसिपल लॉ। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं, जो कि मोनिस्टिक स्टेट्स होती हैं, वो सिग्नेचर करते ही वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे ही उन्होंने साइन किया वो उसके म्यूनिसिपल लॉ का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने उसे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवा कर उसे स्टेट का हिस्सा बनाना पड़ता है, जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो गया, जिनको हम डोलिस्टिक स्टेट कहते हैं। तो उसके लिए ये स्टेप जो है एक एडिशनल रिक्वायर होता है कि आपने उसकी मतलब सिग्नेचर भी हो गया, रेटिफिकेशन भी हो गई, या फिर आपने उसको एक्सेशन या एडिशन के ज़रिए जो है उससे आप पार्टी बने हैं, इन्फोर्समेंट भी होगी, ट्रीटी मतलब लाइव होगी, वो इनटू फोर्स आ गई है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी होगी, पब्लिकेशन भी होगी। अब आपने जो फाइनल स्टेप ये करना है कि उसको अपनी पार्लियामेंट, अपनी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कानून साजी आपका इदारा है, उसके ज़रिए आपने इसको अपने म्यूनिसिपल लॉ के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाना है। तो ये 8 स्टेप्स जो हैं जनरली हमारे इंक्लूड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ में, जिसके ज़रिए जिन मराइल से गुजरते हुए ट्रीटी जो है अपनी मैच्योर शक्ल में आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।